हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। चैप्टर 175। आज शादी होकर रहेगी। शौर्य के आलीशान विला के अंदर आज की सुबह खट्टी मीठी थी। घर के सभी लड़कों के चेहरे उतरे हुए थे तो कुछ के सूजे हुए थे। उन सबको रात को दारू पीकर बरगल आना भारी पड़ गया था। अधीर, विराज, आदित्य, विहान, उनके चेहरे लाल हो चुके थे। बाकी के लड़के भी कुछ खास नहीं थे, लेकिन घर के समझदार लड़कों की ये शराबियों की तरह हरकत उन्हें आज भरी पड़ी थी। इन सब के मुकाबले शौर्य और कबीर बच गए थे। कबीर के घर का कोई सदस्य नहीं था तो उसे डांटने वाला कोई नहीं था। वहीं हमारा शौर्य तो मासूम था जिसने इन्हें बचाकर घर तक लाया था, तो वो भी सेफ था। तभी दरवाजे से इवेंट मैनेजमेंट के लोग अंदर आते हैं और फिर सभी घर वालों को शादी की तैयारियों का जायजा देते हैं। आज शौर्य की हल्दी थी। घर की औरतें परंपरा के अनुसार कच्चे हल्दी को पत्थर के चक्की पर पीसकर उसकी हल्दी बनाकर दुल्हन के घर भेजने की तैयारी में लगी थी। वहीं आज इशिका के परिवार के लोग भी दुल्हन को पास ही के होटल पर ले जाकर रुक जाते हैं। उनके हिसाब से दुल्हन को दूल्हे का चेहरा शादी के पहले नहीं देखना चाहिए। वहीं अद्विका के घर वाले भी उसके शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। अद्विका के लिए शादी की ड्रेस, उसकी मेहंदी और बाकी मेकअप की शुरुआत हो जाती है। आज शाम को शौर्य की बारात उनके घर आने वाली होती है। वहीं कनक अद्विका से ऐसे चिपक जाती है जैसे वो उसकी माँ हो। अद्विका अच्छे से कनक की ताकत को जानती थी, इसीलिए वो भी कनक को किसी पेट की तरह अपने पास ही रखती है। वहीं इशिका जिस होटल में ठहरी थी वहां कुछ फॉरेनर आकर रुक जाते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें उस नुआ ने शौर्य को खत्म करने के लिए भेजे थे। इन दोनों को डार्क वर्ल्ड में ट्विन कोबराज के नाम से जाना जाता है। इनकी डार्क वर्ल्ड में किलर्स के रैंकिंग में टॉप 5 में जगह है। इनका टारगेट कभी भी फेल नहीं गया। इनके काम करने का तरीका भी थोड़ा अजीब है। ये अपने टारगेट को उसके सारे परिवार के सामने मारना पसंद करते हैं। इन्हें टारगेट के परिवार की चीखें सुनने में बड़ा मजा आता है। पूरी दुनिया में इनके द्वारा मारे गए टारगेट्स के परिवार एक सदमे के साथ जीते हैं। आज उनका टारगेट शौर्य है। ये शौर्य की शादी में ही उसे मारने का प्लान करके यहाँ आए हुए हैं। इन्होंने पहले आते ही शौर्य की जानकारी निकाली, उसके बाद उन्होंने शौर्य को उसकी ही शादी में मारने का प्लान किया। इन सभी बातों से अनजान शौर्य आज दूल्हा बनकर सज धज के सुबह सुबह विराज के साथ नीचे बैठा था। दोनों दूल्हे आज बड़े उत्साहित थे, लेकिन उनके भाइयों की हालत सबसे खराब थी। तभी बड़े दादाजी नीचे आए और उन लड़कों को देखकर बोले, अरे नालायकों, अगर तुम्हारी रात की उतर गई हो तो अब काम पर लग जाओ। शादी की सारी तैयारियां करनी है। तुरंत जाकर उन इवेंट मैनेजमेंट के लोगों से मिलो और पूरे विला को सजा दो। हमारी पिकनिक इस शादी के बाद खत्म हो जाएगी। दादाजी का आदेश मिलते ही सारे लड़के मुंह लटकाए वहां से निकल गए। कुछ हो देर में लड़कों ने अपनी जिम्मेदारियों को बांट लिया और काम पर लग गए। घर के नौकरों ने भी उनके काम में बहुत मदद की। लड़कों ने मिलकर पूरे घर के अंदर लाइटिंग तथा फूलों को सजा दिया। पूरा घर कुछ ही घंटों में एक सुंदर से घर में तब्दील हो गया जहां कोई जश्न होने वाला हो। उसके बाद दादाजी ने लड़कों को बुला और बोले, हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो घर के सामने करंजे का मंडप लगाना पड़ता है, तो जल्दी जाकर करंजे के पेड़ की ढेर सारी टहनियां काट कर लेकर आओ। दादाजी की बात सुनकर पहले तो उन्हें ये बात एकदम आसान लगी, पर उन्हें तभी याद आया कि मुंबई में इस जाति के पेड़ मिलना नामुमकिन है। अधीर ने तो अपना सिर पकड़ लिया, तभी उसे शौर्य का ख्याल आया। शौर्य, हमने बाकी सारी चीजों को तो संभल लिया है, अब तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। आदर की बात सुनकर शौर्य उसे घूरने लगा। तभी अधीर बोला, अरे भाई, तेरे लिए ये ज्यादा बड़ा काम नहीं है। तुझे बस अब जाकर करंजे के पेड़ की टहनियों को काट कर लाना है ताकि हम उसका उपयोग करके दरवाजे के सामने एक छोटा मंडप बना सके। ये सुनकर शौर्य ने कुछ सोचा, फिर उठकर बाहर आ गया और गायब हो गया। कुछ ही देर बाद शौर्य वापस आया। उसने आते ही घर के सामने करंजे के पेड़ की टहनियों का ढेर लगा दिया और वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। उतने में उसकी सारी बहनें वहां आए और उन्होंने विराज और शौर्य का मेकअप करना शुरू कर दिया। शौर्य को मेकअप करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, तो उसने उनसे सिर्फ अपना टचअप करवा लिया। वैसे भी वह बहुत हैंडसम था, अगर वह ज्यादा मेकअप करता तो कहीं उसे नजर न लग जाती।
इधर विराज का ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं था। उसने आराम से बैठकर अपना पूरा मेकअप करवा लिया। उसके बाद उसने मेहंदी भी लगवा ली और साथ ही नेल पेंट भी लगवा लिया था। विराज मेकअप के बाद किसी कोरियन हीरो की तरह मीठा लग रहा था। जब शौर्य ने उसे देखा तो वो उसे चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। सभी लड़कों ने भी विराज की खूब टांग खींची। समय बीतता गया और हल्दी का समय आ गया। हल्दी का फंक्शन मुंबई और बाकी कोंकण क्षेत्र में शादी से भी ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। अब जैसा देश वैसा भेष, इस नियम के हिसाब से शौर्य और विराज के हल्दी की पार्टी एक बड़े होटल में रखी गई थी। दुल्हनों के मामा ने दुल्हनों को हॉल के अंदर उठाकर लाया। दूसरी तरफ बड़े चाची के भाई अजिंक्य देव ने शौर्य के मामा का रोल निभाया। वहीं विराज के मामा भी वहां आ गए थे। दोनों दूल्हों को भी मंडप में उठाकर लाया गया। इस वक्त दूल्हों के घर से लाई गई हल्दी दुल्हनों को लगाई गई, फिर दूल्हों के गालों को भी वही हल्दी लगाई गई। फिर घर की औरतों ने बड़े बड़े पीतल के घड़ों में पानी लाया और जलपूछ की विधि ही समाप्त हो गई। उसके बाद दोनों तरफ के रिश्तेदारों ने बारी बारी से आकर इन जोड़ियों को हल्दी लगाई। इधर हल्दी का कार्यक्रम स्टेज पर चल रहा था। नीचे डीजे के बिट्स पर सारे मेहमान ताल पकड़ रहे थे। वहीं हॉल में हर तरह के व्यंजन रखे गए थे, जिसमें नॉनवेज, वेज, चाइनीज, यूरोपियन डिशेज की भरमार थी। मेहमानों को क्या खाना है और क्या नहीं ये भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ खास मेहमानों के लिए बार काउंटर भी खुला कर दिया था। उन्हें यहाँ अनलिमिटेड शराब भी मिल रही थी। आज की इस पार्टी में मुंबई के सभी लोकल बिजनेसमैन शामिल हुए थे और सभी एक एक करके दूल्हे और दुल्हन को मिलकर बाध्य देकर जा रहे थे। इस पार्टी में विराज के कुछ दामाद यानी ऐसे क्रिमिनल जिन्हें उसने और इशिका ने सीधा किया था, वो लोग भी शामिल थे। शौर्य के इस शादी में कोई छोटा या बड़ा नहीं था, सभी इसमें शामिल होने वाले थे। हल्दी की रस्म खत्म हो गई, साथ ही पार्टी भी देर रात के बाद निपट गई। सभी के चले जाने के बाद दूसरे दिन सुबह 11:30 बजे के मुहूर्त पर शादी लगने वाली थी। उसी होटल में सभी के रहने और खाने का इंतजाम कर दिया गया था। दूसरे दिन सुबह सभी लोग नहा धो के सज धज के मंडप की तरफ पहुंच गए। मंडप में पहुंचते ही बड़े दादाजी ने शौर्य को अग्निहोत्र की पूजा करने के लिए कहा। शौर्य ने विधि अनुसार पूजा प्रारंभ कर दी। अग्निहोत्रियों के अग्निहोत्र की पूजा शुरू हो गई। साथ ही शौर्य का मंत्रोच्चारण आरंभ हुआ। एक साधक होने की वजह से उसकी साधना हर उच्चारित मंत्र को सिद्ध किए जा रही थी। स्वयं अग्निदेव का अवध बिना माचिस या आग जलाए हो गया। उसके बाद शौर्य ने आहुति की समग्र डालना शुरू कर दिया और यज्ञ की वेदी अग्नि से भड़क उठी। हवन अगले 2 घंटों तक चला, लेकिन वहां मौजूद लोग आध्यात्मिक ऊर्जा से भर चुके थे। उसके बाद पूजन खत्म होते ही शौर्य ने अपने डायमेंशन से सभी को बुला लिया। उनके आते ही सभी की नजरें अपने आप माया, चित्रा और सुगंधा पर अटक गई। डायमेंशन से आते वक्त उन लोगों ने ढेर सारे फल और कई प्रकार की चीजें लाई थी, जिन्हें उन्होंने आते ही घर की औरतों के हाथ में दे दी। वरुण और अरुण ने भी आते ही अपने मां को गले लगाया, फिर दोनों बाकी लोगों के साथ शादी की भागदौड़ में बिजी हो गए। अब तक सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अग्निहोत्री परिवार का मूड तब खराब हुआ जब उन्होंने राणा परिवार के लोगों को आते हुए देखा। राणा परिवार के रुद्र अंकल और उनकी पत्नी, मोहित दादाजी, प्रताप अंकल सब लोग आए थे। उनके पीछे सिर झुकाए आर्या चली आ रही थी। बड़े दादा को अच्छे से पता था कि मोहित दादाजी और उनके परिवार की शौर्य के लिए क्या अहमियत है, तो उन्होंने बिना उनसे नाराज हुए उनका खुले मन के साथ स्वागत किया। बाकी चाचाओं ने भी उनका आगे बढ़कर स्वागत किया। तभी होटल के बाहर आर्मी की कई गाड़ियां आकर रुकी और कई सारे हाई रैंकिंग के आर्मी के लोग अंदर आ गए। उनके पीछे रॉ के नए चीफ और देश के सिक्योरिटी एडवाइजर भी आज यहां आए हुए थे। कुछ ही देर में वहां कुछ एनएसजी कमांडोज की एक टुकड़ी आए और फिर उनके अगुवाई में देश के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री एक साथ अंदर आए। उन सभी को देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। इसी वक्त द्वारिका के अग्निहोत्री परिवार ने भी एंट्री मारी। देश के सबसे बड़े दिग्गज लोग आज इस शादी में शामिल हुए थे। इस वजह से किसी ने भी द्वारका के अग्निहोत्रियों पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्हें एक आम मेहमान की तरह कुर्सी पर बिठाया गया। इधर चीफ कैलाश और प्रधानमंत्री बातें कर रहे थे। चीफ ने इतराते हुए कहा, आज की शादी मेरे 3 काबिल रॉ एजेंट की है। तीनों एक से बढ़कर एक है। एक तो मेरा ब्रह्मास्त्र है। तभी प्रधानमंत्री भी कैलाश से बोले, हाँ बात तो आपने सही कही है, पर ये तीनों है तो मेरे देश के ही ना। डिपार्टमेंट भले ही तुम्हारा हो, पर देश तो हम ही चलाते हैं ना।
प्रधानमंत्री का ऐसा जवाब सुनकर कैलाश जी ने अपना मुंह बना लिया। इसे देखकर बाकी लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। कुछ ही देर में स्टेज पर विराज भी आकर बैठ गया। उसके साथ ही पंडित जी ने पूजा आरंभ की। पूजा खत्म होते ही दोनों दुल्हनों को भी स्टेज पर बुलाया गया। शादी के जोड़े में ये अप्सरा जैसी दिखने वाली दुल्हनें आज कहर ढा रही थी। पंडित ने फिर दूल्हों की बहनों को बुलाया और उन्हें दूल्हों का सेहरा बांधने के लिए कहा। उन्होंने सुंदर सेहरा निकालकर सिया, प्रिया और जिया ने दोनों के सिर पर बांध दिया। उसके बाद सभी मेहमानों को शादी की अक्षता यानी रंग बिरंगे चावल दे दिए, जिन्हें मंगलाष्टक के हर एक अष्टक के बाद दोनों जोड़ों पर डालना होता है। पंडित जी ने दोनों जोड़ों को सप्तपदियों की रचना करके 7 वचन लेने के लिए कहे। उसके बाद उन्होंने जैसे ही मंगलाष्टक बोलना शुरू किया, हॉल की बगल से एक अंग्रेज हाथ में गन लेकर आया और उसने उसे विराज के माथे पर लगाया। तभी एक और अंग्रेज भी आगे आया और उसने शौर्य के माथे पर बंदूक लगाई और वो दोनों एक साथ बोले, दिस मैरिज इज नॉट गोइंग टू हैपन। तभी कैलाश जी और बड़े आर्मी ऑफिसर्स ने अपना सिर एक साथ पीट लिया। उन दोनों अंग्रेजों को ये थोड़ा अजीब लगा। तभी बड़े दादाजी जो स्टेज के नीचे बैठे थे वे जोर से बोले, शादी में हमने बकरों की बलि नहीं दी थी, अब बकरे भी खुद आ गए हैं तो बलि का काम भी पूर्ण करो। उनकी बातें उन अंग्रेजों को कुछ समझ नहीं आई। तभी जिस अंग्रेज ने शौर्य के सिर पर बंदूक तनी थी उसे अचानक अपना हाथ महसूस होना बंद हो गया। जब उसने अपने हाथ की ओर देखा तो वह नीचे कर गिरा था। उसका कट इतना सटीक था कि उसके हाथ में उसे दर्द भी महसूस नहीं हुआ, न ही उसके घाव से खून निकल रहा था। तभी उसने मुड़कर देखा तो दुल्हन के जोड़े में खड़ी लड़की के हाथ में लंबी तलवार थी और घूंघट के नीचे से वो उसकी लाल आंखें देख सकता था। तभी विराज के बगल में खड़े अंग्रेज को भी थोड़ा अजीब लगा जब उसने देखा कि उसकी गन कई टुकड़ों में बट चुकी है और उसके पुर्जे जमीन पर गिरते। जब उसने बगल में देखा तो इशिका के हाथ में उसके पिस्तौल की मैगजीन थी और वो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। जब उन दोनों को लगा कि वो अपने काम में फेल हो सकते हैं तो उन्होंने तुरंत अपने जेब से 2 काले रंग की गोलियां निकाली और उसे वो देखने ही वाले थे तभी 2 बार गोली चलने की आवाज आई और उनके हाथ की दोनों गोलियां उनके हाथ में ही फट गई और चूर चूर हो गई। वो दोनों अब भागना चाहते थे पर उससे पहले ही उन्हें ऐसा हुआ कि वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे। उनके पीछे कनक अपने पप्पी रूप में अपने पंजों को चाट रही थी और उन दोनों को ललचाई नजरों से देखकर अपनी जीभ को फेर रही थी। उन दोनों अंग्रेजों को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसी कैसी जगह पर आए हैं। यहाँ सभी लोग आम क्यों नहीं है। उनके सही को कनक ने बांध दिया था, जिस वजह से वो दोनों लाख कोशिशों के बाद भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे। शौर्य अब भी अपनी जगह पर बैठ था और वह उन दोनों को देखते हुए बोला, ये शादी होकर रहेगी। इतना कहते ही शोर ने अपने हाथ का इशारा किया और वहां पर 2 और गोलियां चली। उसके बाद मेहमानों की कतार से एक बेहद खूबसूरत लड़की हाथ में गन लेकर बाहर आई। उसने आते ही शौर्य को देखकर आंख मारी और बोली, आज हमारे शहजादे दूल्हे बने हैं तो हम उनके हाथ गंदे कैसे होने दे। ये आलिया थी। इसने ही उनकी उन कली गोलियों को शूट करके उनके भागने के प्लान को फेल कर दिया था। गोलियां लगते ही दोनों अंग्रेज वहां जमीन पर पीछे की ओर गिर गए पर वे अचानक पीछे की जमीन में धंसते चले गए। तभी कनक धीरे से बोली, ये मेरे पापा की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। शौर्य ने पीछे मुड़कर एक बार कनक को देखा और अपना सिर हिला दिया, मगर तभी उसे उसके बगल से खतरे का एहसास हुआ। शौर्य ने मुड़कर देखा तो अद्विका अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से शौर्य को घूर रही थी। शौर्य ने ये देखा तो उसने फीकी हंसी हंसते हुए उसे आलिया का इंट्रोडक्शन करवाया। पंडित जी ने देखा कि सब फिर शांत हो गया है तो उन्होंने अपने मंत्र पढ़ना कंटिन्यू किया और सभी मेहमानों और यजमानों के आशीर्वाद से शादी संपन्न हो गई। शौर्य ने सबसे पहले अपने दादाजी और बाकी दादाओं का आशीर्वाद लिया, फिर बाकी सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया, लेकिन उसने एक बार भी मुड़कर रागिनी और दुष्यंत को नहीं देखा। उसकी ये हरकत उन्हें कई बार मारने के बराबर थी। चलो, शौर्य की शादी तो खत्म हो गई और अब शौर्य अपने अगले काम के लिए तैयार है। शौर्य क्या निकलेगा शंभाला के सफर पर? क्या करेगा नुआ जब उसे पता चलेगा कि उसके किलर्स मारे गए हैं? क्या कहेंगे प्रधानमंत्री शौर्य की इस हरकत पर? अब क्या होगा आगे?